हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट शॉट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये लास्ट शॉट क्या है? लास्ट शॉट मतलब आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें आखिरी शॉट दूंगा एक, जिससे तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आज के बाद तुम खुद से प्रॉमिस करोगे कि ये चैप्टर दोबारा तुम नहीं पढ़ोगे। तो चलो शुरू करते हैं पढ़ना। अब सबसे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि चार्ज के ऊपर ही हमारा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। चार्ज क्या होता है? चार्ज मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में या किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। जैसे मास हमारी प्रॉपर्टी है ना, जिसकी वजह से हमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वैसे ही चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब चार्ज होते हैं हमारे दो तरीके के, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं। जो सबसे बेसिक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो क्या है? प्रोटॉन। सारे मॉलिक्यूल्स में होता है ना, हर एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन इज अवर नेगेटिवली चार्ज। अब प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसे हम प्लस ई से डिनोट करते हैं, है ना, प्लस ई। और जो इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम माइनस ई से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होती है चार्ज की? चार्ज की जो बेसिक एसआई यूनिट है दैट इज कूलम। अब 1 कूलम किसके बराबर होता है? 1 कूलम इज द चार्ज ऑन 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वो चार्ज हमारा 1 कूलम के बराबर होगा। अरे चलो ठीक है, 1 कूलम का मतलब तो बता दी। अब हमारे 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना, जिसे हम ई से भी डिनोट करते हैं, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है वो? नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन पे प्लस ई होता है, मतलब प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज हमारे प्रोटॉन पे होता है। अब हमारी क्या बोलते हैं, चार्ज की और अलग यूनिट कौन सी है? अदर यूनिट से हमारी माइक्रो कूलम, मिली कूलम एंड नैनो कूलम। अब देखो कहीं पे भी माइक्रो, मिली या नैनो आ जाए तो माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 होता है, मिली का मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 होता है, और नैनो का मतलब 10 टू द पावर माइनस 9 होता है। ये तुम नोट करके लिख लो, है ना। अब देखो हमें जब माइक्रो कूलम बोलना है तो हम बोल देंगे वन माइक्रो कूलम इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। मिली कूलम बोलना है तो 1 मिली कूलम इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम। और अगर नैनो कूलम बोलना है तो 1 नैनो कूलम इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। तो ये तो बात हो गई चार्ज की, कि चार्ज होता क्या है, कितने तरीके के होते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है। अब देख लेते हैं हम किसी दूसरी बॉडी को या किसी एक बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि बॉडी को चार्ज कैसे करें। पहले हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज देने की, है ना। अब देखो पहले हमारी कोई न्यूट्रल बॉडी हमारे पास है जिसपे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, अभी वो बिल्कुल खुश है शांति से, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही प्रोटॉन भी उतने ही, सब भाई भाई। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये बॉडी मेरी नेगेटिवली चार्ज हो जाए तो मेरे को उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ाना पड़ेगा या पॉजिटिव चार्ज कम करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, सिंपल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट कर दूंगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गए। देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन थे, तो नेट चार्ज कितना था? इलेक्ट्रॉन का -5 प्रोटॉन का +5, तो टोटल कितना हो गया दोनों का करके? 0। अब जैसे इस पे 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 और प्रोटॉन 5, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया? -6e और प्रोटॉन का +5e, नेट चार्ज -e। तो बॉडी पे क्या होगा हमारी? एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर मुझे बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना पड़ेगा तो हम इलेक्ट्रॉन का लॉस करा लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन का लॉस करा लेते हैं। कैसे? ये बॉडी है हमारी, ठीक है, जिसमें 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं 1 इलेक्ट्रॉन इससे छीन लेता हूं। जैसे ही मैंने 1 इलेक्ट्रॉन छीना तो मेरे पास अब 5 प्रोटॉन बचे और 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इनका नेट चार्ज निकालो, 5 प्रोटॉन का +5e और 4 इलेक्ट्रॉन का -4e, कितना बचा? +e चार्ज हम पे आ गया। तो बॉडी क्या हो गई? पॉजिटिवली चार्ज। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आया होगा कि हम इलेक्ट्रॉन का ही डोनेशन और एक्सेप्टेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो हम प्रोटॉन डाल देते हैं ज्यादा, है ना, बढ़िया काम है, प्रोटॉन डाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन को किसी परेशान करना, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा देता उन्हें? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? देखो यहाँ पे, देखो ये स्ट्रक्चर है हमारे एटम का, ठीक है, बोहर मॉडल तुमने पढ़ा होगा, है ना। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन होते हैं हमारे न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे बाहर घूम रहे हैं। अब देखो अगर मुझे इसे इलेक्ट्रॉन देना है तो मैं यहाँ बाहर से आसानी से दे सकता हूँ, और इलेक्ट्रॉन अगर छीनना है तो मैं बाहर से ही निकाल सकता हूँ, है ना। बट अगर मुझे यहाँ पे प्रोटॉन देना है या प्रोटॉन छीनना है तो मुझे न्यूक्लियस के अंदर घुस के निकालना पड़ेगा या न्यूक्लियस के अंदर डालना पड़ेगा। अब न्यूक्लियस के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं जो हमारे लिए फीजिबल नहीं होता करना, है ना।
इसीलिए हम बाहर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, है ना। इसका एग्जांपल तुम देख लो, जैसे तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, मैटर हो गया, अब तुम उसे घर के अंदर घुस के मारोगे क्या? नहीं ना, पहले वेट करोगे कि वो अपने इलाके से बाहर आए, है ना, बाहर घूमे, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, तब हम उसे कैप्चर करें। अभी प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, मतलब घर के अंदर, वहां जाके हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बाहर घूमेगा लौंडा हमारा, हम बाहर हम कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम बॉडी को चार्ज करते हैं। नेगेटिवली चार्ज में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन कम होते हैं। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट चार्जिंग अ बॉडी। अब हम बात करते हैं एक पॉइंट की, जो हमने बोला था क्या, कि जब हम दो चार्ज बॉडी को आसपास रखते हैं तो उन पे फोर्स लगता है। अब देखते हैं उन पे फोर्स लगता कैसे है। अब चलो देखते हैं कि चार्ज बॉडी पे फोर्स कैसे लगता है। देखो, चार्ज बॉडी हमारी या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है ना। न्यूट्रल को हम चार्ज में गिनते नहीं, न्यूट्रल के पास कोई चार्ज नहीं है। अब अगर हमने पॉजिटिव को या नेगेटिव को आसपास लाके रख दिया तो उनमें एक रिपल्सिव फोर्स लगता है। रिपल्सिव फोर्स मतलब वो एक दूसरे को से दूर करते हैं। देखो, ये एक पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव, मैं से पास ला रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह पास लाया, ये बोलेगा हमें पास नहीं आना, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दूर चले गए, है ना। तो जब भी लाइक चार्जेस को मैं पास लेके आता हूँ वो दूर चले जाते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, है ना। जैसे जेंडर होता है हमारा, लड़के लड़के, लड़कियां लड़कियां, थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर थोड़ा डिस्टेंस बना के ही रहते हैं। बट जहां बात आ गई अनलाइक जेंडर की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के क्या और पास आना चाहते हैं पूरे बिल्कुल ही पास आ जाए हम, है ना, कोई हमारे बीच में ना हो, हवा भी पार ना हो बीच से। तो ऐसी चार्जेस में भी होता है, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो, जब मैं किसी पॉजिटिव चार्ज के पास एक पॉजिटिव को लेके आ रहा हूं, ये पॉजिटिव क्या चाह रहा है? कि मेरा जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से दूर जाए, है ना, तो इस पे फोर्स उधर लगेगा। बट मैं चाहता हूं कि मैं इसको यहाँ पे लाके रख दूं, है ना, यहाँ पे लाके क्या करूं? रख दूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, ऐसे करके F फोर्स लगाया, और मैं इस चार्ज को यहाँ पे लेके आ गया, है ना, मैंने कुछ फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाया, चार्ज डिस्प्लेस हुआ, तो कुछ वर्क डन भी हुआ होगा। मैंने यहां से जब यहाँ चार्ज को लेके आया तो मैंने कुछ वर्क डन करा। अब जितना वर्क डन मैंने करा एक चार्ज को इन्फिनिटी से, है ना, ये बहुत दूर रखा है इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो इसकी फोर्स है, जो इसकी फील्ड है, उसका जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो इस चार्ज की वजह से फोर्स है वो बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल है ना, यहाँ पे नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे आ रहा हूँ यहाँ पे फोर्स लगने लग जा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाते 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 चार्ज को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, और मैंने कुछ वर्क डन करा। अब जितना वर्क डन मैंने करा, इस चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने के लिए, उसी वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यही हमारा अगला टॉपिक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। चलो अब देखते हैं पोटेंशियल के बारे में और थोड़ी बहस करते हैं ना, और थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट नियर अ चार्ज और इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को बोलते हैं हम अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इन्फिनिटी से, ये सपोज इन्फिनिटी है हमारी, यहाँ पे इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने पे, सपोज ये पॉइंट ए है, जितना वर्क डन हमें करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, उसको हम अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब इधर देखो, यहाँ पे प्लस क्यू है मेरा दूर पड़ा हुआ, जैसे ही मैं से पास खींच के लेके आऊंगा ये मेरा फिर दूर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यहाँ पे हमेशा मेरा पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, ये हमारा कन्वेंशन है, ठीक है। साइंटिस्ट ने बोल रखा है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं ले सकते। ऐसे फालतू सवाल अपने दिमाग से निकाल लो। तो देखो, यहाँ पे प्लस क्यू है, जैसे ही मैं इसमें थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा इधर, तो ये क्या करेगा? उधर जाने की कोशिश करेगा। थोड़ा और इधर लेके आया, और इधर लेके आया, ऐसे ये दूर जाने की कोशिश करेगा। तो मेरा जो चार्ज है उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है? इधर। दिस इज अवर फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लग रहा है। वो चाह रहा है कि चार्ज दूर ही रहे, बट मुझे क्या करना है? पॉइंट ए तक लेके आना है, तो मुझे इधर की तरफ अपना एक फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। और ये फोर्स मैं इतना लगाऊंगा कि जो ये हमारा चार्ज है ये बहुत धीरे धीरे मूव हो, इतना धीरे धीरे मूव हो कि इसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 मीटर पर सेकंड हो। अब वेलोसिटी हम 0 मीटर पर सेकंड क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना भी हम वर्क डन कर रहे हैं वो सारा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल में, है ना कि
हमारी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि हम वर्क डन करेंगे तो हमारी अगर स्पीड ज्यादा आ गई तो हमारे काइनेटिक एनर्जी में भी हमारा वर्क यूज होगा, है ना, हम ज्यादा वर्क डन कर देंगे काइनेटिक एनर्जी लाने के लिए। हम सिर्फ पोटेंशियल मापना चाहते हैं, पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं, तो हम काइनेटिक एनर्जी को चाहते हैं कि आए ही ना काइनेटिक एनर्जी, अप्रोक्सीमेटली जीरो आए, ताकि हमें एक्यूरेटली पोटेंशियल पता चल सके उस पॉइंट का। तो यहाँ पे ये फोर्स सिर्फ इतना लगाऊंगा कि ये चार्ज बस धीरे धीरे कछुए की चाल में चल जाए, है ना, ज्यादा तेज ना चले। अब देखो इस केस में फोर्स भी इधर है और ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है तो हमारा वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि पोटेंशियल फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलो अब नेगेटिव के बारे में देख लेते हैं, नेगेटिव का क्या सीन है। देखो ये मेरा क्या है, नेगेटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज मेरा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही मैं इसे थोड़ा सा इधर लेके आया, ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज से पूरा अपने पास खींच लेगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लग रहा है, इधर लग रहा है। अब मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा खुद का इसे रोकने के लिए। अब तुम कुछ लोग बोलोगे कि क्या जरूरत है रोकने की, है ना, यहाँ से है, यहीं से छोड़ दो, यहाँ पे आके रुक जाएगा अपने आप। तो भाई पागल हो क्या, रुकेगा क्यों? ये दोनों एक दूसरे को पूरा एकदम ब्लास्ट नहीं कर देंगे एक दूसरे के पास आके। ये थोड़ा है कि भयंकर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिर्फ यहीं तक अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा, पूरा अपने पास लेके आ जाएगा। मुझे ए पॉइंट पे रोकना है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि उसकी जो स्पीड है, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0, बहुत धीरे चले, ताकि मेरा सारा वर्क डन जो हो वो किस में हो, पोटेंशियल में। तो मेरे को फोर्स इधर की डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, है ना, फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, ताकि जो ये ऑब्जेक्ट है ये बहुत धीरे धीरे चले, और यहाँ पे आके मैं इसे क्या करूं, रोक दूं। तो मेरा फोर्स इस बार इधर लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर ही हो रहा है ना, यहाँ से मेरे को चार्ज यही लेके आना है। अब इस केस में मेरा फोर्स और मेरा डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो मेरा वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, दैट विल बी नेगेटिव। इसीलिए हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स नेगेटिव पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, तो इसकी यूनिट क्या होगी, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, और इसी को हम प्यार से बोलते हैं वोल्ट। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। चलो ये बात हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब एक और टर्म आती है पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उससे अब देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क डन है, बट इस बार हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे नहीं लेके आ रहे हैं चार्ज को, फील्ड के अंदर ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन इन ब्रेकिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए इन अ फील्ड। जैसे ये पॉइंट मेरा बी है, सॉरी गलत हो गया था वैसे, है ना, ये पॉइंट बी है या मेरा ए है। अब मुझे बी से लेके ए तक चार्ज को लेके आना है। अब मुझे ये बताओ मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और जितना वर्क डन होगा वही इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसको हम वी ए माइनस वी बी भी लिख सकते हैं, है ना, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखो बी पॉइंट तक जब मैं किसी चार्ज पार्टिकल को लेके आया, है ना, लेके ही आया हूँ इन्फिनिटी से, ऐसे तो है नहीं पहले से ही पड़ा हुआ था, मैं लेके आया हूँ ना इसे इन्फिनिटी से। तो यहाँ पे सपोज मैंने ए जूल वर्क पहले से करा हुआ है ना, 1 ए जूल वर्क हमने करा हुआ है पहले। अब मुझे जब यहाँ से यहाँ पॉजिटिव को लेके आना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स तो इसको रिपेल करेगा, है ना, मुझे इधर फोर्स लगाना पड़ेगा जो मेरा एफ है, एफ माइन। अब मैंने फोर्स इधर लगाया, मेरा जो मोशन है वो भी इधर है, तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्क करा होगा, है ना, वर्क करा होगा, और वो वर्क मेरा पॉजिटिव होगा, है ना। अब वर्क डन पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कुछ वर्क डन पहले से करा हुआ है, तो मेरा टोटल वर्क डन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, जो मैंने पहले से करा हुआ था प्लस दिस वन, है ना। तो पहले से मैंने कितना करा हुआ था, पहले से मैंने ए जूल करा हुआ था, और यहाँ पे सपोज मैंने कुछ और कर दिया, दैट इज बी जूल, है ना, बी जूल और कर दिया, तो ए जूल प्लस बी जूल, टोटल कितना हो गया, ए प्लस बी जूल। यहाँ पे मैंने कितना वर्क कर दिया टोटल, ए प्लस बी जूल, और यहाँ पे कितना था, सिर्फ ए जूल। अब जो ए प्लस बी है वो ऑब्वियसली किससे बड़ा होगा, ये माइनस ए जूल से बड़ा होगा, है ना। सो यहाँ देखो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मैंने ज्यादा वर्क डन करा हुआ है, तो यहाँ पे मतलब पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, पोटेंशियल ज्यादा है, और इस पॉइंट पे वर्क डन कम है तो पोटेंशियल कम है, पोटेंशियल कम है। और देखो वी ए माइनस वी बी, जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा, बी जूल। देखो करके देख लो, ए प्लस बी जूल माइनस ए जूल, कितना आ गया आंसर, बी जूल। तो सारी इक्वेशन मेरी सही है, बट यहाँ पे एक चीज है, अगर मैं इसको इस प्लस क्यू को यहाँ से रिलीज कर दूं, जैसे ये मेरा प्लस क्यू, क्यू तो मेरा यहीं पे है ना, इसे कैपिटल क्यू ले लेते हैं, कैपिटल क्यू यहाँ पे है, इसकी वजह से ए पॉइंट पे
पोटेंशियल ज्यादा है ना, पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, V ज्यादा है, ठीक है, पोटेंशियल ज्यादा है, प्लस Q मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है अभी, ठीक है, और B पॉइंट पे मेरा वोल्टेज कम है ना, V कम है। पोटेंशियल या वोल्टेज, पोटेंशियल को हम अपनी प्यारी भाषा में वोल्टेज भी बोलते हैं। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लस Q पे अपना फोर्स हटा दिया, जो मैं फोर्स लगा रखा था मैंने, वो फोर्स मैंने हटा दिया, तो क्या होगा, ये प्लस Q चल के B तक पहुंच जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा प्लस Q, या इससे आगे भी निकल सकता है। अब देखो जब भी हमारा चार्ज मूव करेगा, यहां से यहाँ मूव होके आ गया ना अपने आप, तो हमारा करंट डेवलप होता है। सो वेन एवर चार्ज मूव करंट इज डेवलप्ड। ये सिखाने के लिए, ये समझाने के लिए मैं इतनी यहाँ रामलीला करी, ठीक है। सो जब भी चार्ज मूव करते हैं हमारा क्या होता है, करंट डेवलप होता है। और चार्ज मूव कहां से कर रहा है हमारा पॉजिटिव चार्ज, देखो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इसीलिए हमारा करंट भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही मूव करता है। दिस इज अवर कन्वेंशन। चलो अब करंट के बारे में बात करते हैं, पोटेंशियल हो गया बहुत हमारा, ठीक है। देखो करंट क्या होता है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब एक सेकेंड में किसी एक कंडक्टर या किसी तार के अंदर से कितना चार्ज निकल रहा है उसे हम बोलते हैं करंट। करंट क्या है, Q अपॉन T। व्हाट इज करंट, क्यूडी फूकी है करंट हमारा, है ना, छोटे से क्यूडी है ना। यूनिट क्या है करंट की, करंट की यूनिट है एम्पेयर, अब देखो कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर से करंट पास होने दे रहा है या नहीं होने दे रहा है, इसके बेसिस पे हमने ऑब्जेक्ट को दो तरीकों में डिफाइन करते हैं, है ना। एक तो हमारा कंडक्टर, दूसरा इंडक्टर नहीं सॉरी इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इलेक्ट्रॉन फ्री है मतलब फ्री चार्ज है। अब अगर चार्ज पड़ा हुआ है तो वो अपने अंदर चार्ज को मूव होने दे सकता है ना, क्योंकि चार्ज के मोशन से ही तो हमें करंट मिलता है। तो अगर उसके अंदर चार्ज है तो वो मूव करेगा, और मूव करेगा तो हमें करंट मिलेगा। दूसरा इंसुलेटर, इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसके अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो हम उसमें करंट भी नहीं फ्लो करवा सकते। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इंसुलेटर में हम फ्री इलेक्ट्रॉन बना भी तो सकते हैं, है ना, जनरेट कर सकते हैं। हमें पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, इन इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो भाई हलवा है क्या, ऐसे निकाल दो, है। इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत एनर्जी लगती है, ठीक है। और इंसुलेटर के केस में जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो कई दफा उसकी लेटाइस एनर्जी से भी ज्यादा होती है। लेटाइस एनर्जी मतलब, तो लेटाइस एनर्जी मतलब जितना उसके जो एक पूरे मॉलिक्यूल्स को मिलके एक लेटाइस बनता है ना, पूरा जैसे तुम कुर्सी देखते हो तो पूरा जो वो बन के स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको बनाने में जितनी एनर्जी लगी है उससे ज्यादा एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगती है। तो क्या करेगा वो ऑब्जेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले टूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं करवा सकते। अब देखो ये मेरे पास एक कंडक्टर पड़ा है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने इस पे पोटेंशियल लगाया, है ना, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है तो हमारा चार्ज मूव करता है। ये मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल, ये मेरा नेगेटिव पोटेंशियल। अब मुझे पता है कि मेरा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है ना, मेरा करंट इधर फ्लो कर रहा होगा, है ना। चार्ज देख लेते हैं पहले, चार्ज किधर फ्लो कर रहा है। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, जिस साइड चार्ज मूव करता है उस साइड हमारा करंट होता है ना। इधर देखते हैं, देखो पॉजिटिव पोटेंशियल है तो यहाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स पॉजिटिव पोटेंशियल। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा। अब इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसकी वजह से भी ये इधर आएगा। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर मूव कर रहे हैं, है ना। प्रोटॉन तो होंगे नहीं ना, प्रोटॉन तो हम फ्री नहीं कराते, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं। अब मेरे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं। मैंने ये बोला था कि चार्ज मूव जिधर करता है उधर हमारा करंट होता है, तो करंट तो इधर होना चाहिए। बट मैंने ये भी बोला था ये करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है तो इधर होना चाहिए। अब सर आपने हमें इतना कंफ्यूज क्यों कर दिया? बाबू मैंने कंफ्यूज नहीं करा है। मैंने पिछले केस में क्या बोला था, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर हमारा करंट होता है, ठीक है, ये कन्वेंशन है। बट पॉजिटिव चार्ज तो हमारे पास है नहीं, हम पे तो इलेक्ट्रॉन है। तो बुद्धू इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का नेगेटिव उल्टा ही तो है, रिवर्स ही तो है। तो इसका रिवर्स कर दो, इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो करंट हमारा इधर जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ भी हमारा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही फ्लो कर रहा है। अब देखो ये मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होंगे ऐसे, है ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े होंगे नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारे एटम्स भी होंगे, है ना, कुछ ना कुछ एटम्स भी होंगे जिनसे ये इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन ऐसे तो आ नहीं गया, अंदर कुछ एटम होंगे जिनसे इलेक्ट्रॉन निकला हुआ होगा, है ना।
तो यहाँ कुछ ना कुछ हमारे एटम्स भी होंगे जिसे मैं सिर्फ गोले से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये ए ज्यादा गुपचुप हो रहा है ना, सिर्फ गोलों से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये गोलों से। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो क्या करेंगे, ये सारे एटम्स साइड दे देंगे कि अरे इलेक्ट्रॉन महाराज आ रहे हैं, जगह दो नहीं जगह दो, ऐसे करेंगे, या अपनी जगह पे रहेंगे। ऑब्वियसली अपनी जगह पे रहेंगे, उनके अंदर फीलिंग्स तो कोई है नहीं, सेंस तो है नहीं, दिमाग ब्रेन तो है नहीं, तो ये यहीं पे रखे हुए हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसके रास्ते में हर्डल्स आ रहे हैं, अरे अभी इस इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ये एटम आ गया, ये आ गया, ये आ गया, मॉलिक्यूल आ गया, कुछ भी आ गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का रास्ता बिल्कुल साफ एक्सप्रेसवे की तरह नहीं है, वो बिल्कुल ट्रैफिक जैम की तरह भरा हुआ है। उसे कभी इधर कट मारना है, कभी उधर कट मारना है, कभी घुसानी कहीं से ऐसे निकालनी। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो जब चल रहा है तो वो यहाँ टकरा रहा है, फिर यहाँ टकरा रहा है, फिर यहाँ टकरा रहा है, फिर यहाँ टकरा रहा है। इसकी वजह से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, है ना। उसकी लाइफ में पड़ाव आ रहे हैं, ये पड़ाव उसे रोक रहे हैं। जैसे ट्रैफिक हमें रोकता है ना जल्दी स्कूल पहुंचने से, वैसे ये जो हमारे एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी उधर पहुंचने से रोक रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो टकरावट हो रही है इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ में नहीं कर रहा, बट इट इज ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग मतलब घिसटते हुए जा रहा है। तो जो हमारा एक्चुअल करंट होना चाहिए था उससे कुछ ना कुछ कम करंट आएगा, है ना, क्योंकि चार्ज का मोशन हमारा स्लो हो गया। और जिस फैक्टर की वजह से स्लो हुआ, ये ठुकरे टकराने की वजह से, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, द ऑब्स्ट्रक्शन या द रिस्ट्रिक्शन कॉज्ड बाय मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हमारे एटम्स थे मटेरियल के ही तो थे, इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन को रोका कि भाई कहाँ जा रहा है, तेज थम जा रहे लाडले हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शन हमारे मटेरियल या कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब देखो हमने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस कॉज्ड बाय मटेरियल ऑफ द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना हमें पता है कि जब हमारा करंट फ्लो होगा किसी कंडक्टर से, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी। हमें यह भी पता है कि जब हम वोल्टेज लगाते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो हमें क्या पता है अभी तक, वोल्टेज लगाते हैं तो हमें करंट मिलता है, बट करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कितनी है ना। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस हो रही है तो करंट ऑब्वियसली कम होगा, और अगर कम रेजिस्टेंस है यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम रोक रहा है हमारा कंडक्टर, तो ज्यादा अच्छे से हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ज्यादा करंट होगा। तो वही चीज एनालाइज करने के लिए और इन तीनों का रिलेशन क्या है वो निकालने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने एक रेजिस्टर लिया, जैसे जिगजैग ऊपर नीचे रोड है ना, इसको रेजिस्टेंस से हमने क्या करा हुआ, डिनोट करा हुआ है ना। अच्छा डिनोशन है यार ये। जब हम चलते हुए आ रहे हैं और स्पीड ब्रेकर हमारे पास ऊपर नीचे आते हैं तो हमें रेजिस्टेंस फील होती है कि और क्यों हो गया, स्लो करनी पड़ रही है ना। बिल्कुल सही डिनोट करा हुआ है ये रेजिस्टेंस। और हमारे पास एक बैटरी है जिसको हम दो डंडों से डिनोट करते हैं। बड़ा वाला डंडा हमारा पॉजिटिव होता है, छोटा वाला डंडा हमारा नेगेटिव होता है। और एक तार है हमारी जिसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है। अब हमारे साइंटिस्ट ने हर अलग अलग कॉम्बिनेशन करके देख लिया। साइंटिस्ट ने वोल्टेज बढ़ाई तो हमारा करंट बढ़ गया, ठीक है, सेम कंडक्टर में वोल्टेज बढ़ाई तो हमारा करंट बढ़ गया। तो उन्होंने क्या बोला कि जो करंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा करंट बढ़ रहा है। उन्होंने बोला चलो वोल्टेज का काम तो हो गया, अब रेजिस्टेंस का देखते हैं। उन्होंने क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस है उसे बढ़ा रहा हूं अगर मैं, तो मेरा करंट कम हो रहा है। सिंपल सी बात है ना, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकरा रहे हैं, कम चल पा रहे हैं, धीरे चल पा रहे हैं, तो मेरा जो करंट है वो ऑब्वियसली से कम होगा। तो उन्होंने इसको एनालाइज करके क्या बोला कि जो करंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी क्या, करंट हमारे रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है। सिंपल सी बात है ना। अब उन्होंने इन दोनों चीजों को इक्वेट करके या इन दोनों चीज को एनालाइज करके एक इक्वेशन बनाई दैट वाज I इक्वल टू V बाय R। इसमें दोनों चीज बन गई है ना, दोनों चीज आ गई। क्या, वोल्टेज भी आ गई, रेजिस्टेंस भी आ गई, है ना। तो क्या करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ भी हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, हाँ अभी भी रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। ये एक मैजिकल इक्वेशन है जिससे हम किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा होगा तो हम करंट निकाल देंगे, करंट और रेजिस्टेंस दे रखा होगा तो हम ये बता देंगे बैटरी कितनी लगी है, ठीक है। और अगर हमें वोल्टेज और करंट दे रखा होगा तो हम ये बता देंगे रेजिस्टेंस कितने ओम का लगा हुआ था, ठीक है। सो जो ये मैजिकल इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं ओम्स लॉ।
अब चलो आगे ओम्स लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं और थोड़ा और पढ़ते हैं ओम्स लॉ के बारे में। चलो देखते हैं हमारे ओम चाचा ने क्या बोला था। देखो ओम चाचा ने क्या बोला था, सिंपल वही जो मैंने तुम्हें पिछली स्लाइड में बताया कि करंट, इंग्लिश में लिखा हुआ बस, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यही तो मैंने तुम्हें समझाया था। तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है, ओम्स की बात पे विश्वास है, उसे तो तुम जानते भी नहीं हो अभी, मुझे तो जानते हो। तो ओम्स ने क्या बोला, I इक्वल टू वी बाई आर और V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, सिंपल ये बोला उन्होंने। अब उन्होंने इसी चीज को या इसी इक्वेशन को लेके क्या बनाया, ग्राफ बनाया। इस इक्वेशन को ग्राफ में कैसे लिख सकते हैं हम, y बराबर mx है ना, y की जगह v, x की जगह I और रेजिस्टेंस उसने कांस्टेंट लिया दैट इज स्लोप m, है ना। उन्होंने एक इक्वेशन एक ग्राफ बनाया, वो ऐसा आया। अब उन्होंने क्या देखा कि जो ये ग्राफ है दैट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस। हाँ ये ग्राफ इक्वेशन भी वही बोल रही है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि जो ये ग्राफ है इसकी स्लोप हमेशा रेजिस्टेंस के बराबर रहेगी, है ना, और जो ये ग्राफ फॉलो करेगा उसे मैं ओमिक रेजिस्टेंस बोलूंगा, और जो ये ग्राफ नहीं फॉलो करेगा उसे मैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोलूंगा। तो उन्होंने रेजिस्टेंस को भी दो तरीकों में डिफाइन कर दिया, वन इज ओमिक रेजिस्टेंस एंड अदर्स आर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर या सुपर कंडक्टर्स, एंड ओमिक रेजिस्टेंस आर अवर नॉर्मल, जो हम यूज करेंगे इस चैप्टर में पूरे हम सिर्फ ओमिक कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। उन्होंने एक और टर्म दी दैट वाज कंडक्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस मतलब क्या था कि कितना रोक रहा है, कंडक्टेंस मतलब क्या है, जितना जाने देगा। तो कंडक्टेंस वाज जस्ट उल्टा ऑफ रेजिस्टेंस, यानी 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो यही बात है मोटा मोटा ओम्स लॉ के बारे में, इतना ही ओम्स लॉ के बारे में तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। अब हम आगे बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, और जो भी चीज मैं तुम्हें अब बताऊंगा रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज किस चीज पे वो डिपेंड करता है, जो भी अलाना फलाना, वो ओमिक रेजिस्टेंस के लिए होगा जो हमारे सिलेबस में है। तो चलो इसे नोट करना है कर लो, अगर नोट नहीं भी करना कोई बात नहीं, नोट डिस्क्रिप्शन में तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां दे दूंगा। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, और रेजिस्टेंस के बारे में और पढ़ते हैं कि किस चीजों पर डिपेंड करता है, कैसे कैसे हम जो। अब देखो ये 4 फैक्टर है जिन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर का, ठीक है। पहला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। अब तुम्हें इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता क्यों है। कुछ लोग जो ज्यादा दिमागदार है वो बोलेंगे, उनका बहुत ही जेन्युइन डाउट होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री हो जाएंगे, है ना। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो तो कम होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ज्यादा करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। बट यार जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है और जो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है मटेरियल के अंदर, वो भी हमारा बढ़ता है। और जो इफेक्ट होता है दोनों का कंबाइंड, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ने का और ज्यादा ठोकरे, ज्यादा एक्सीडेंट्स होने का, उन दोनों को कंबाइन करके जो हमारा इफेक्ट आता है उसके रिजल्ट में हमारा रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों? क्योंकि ठुकराना जो हमारा रैंडम मोशन हो रहा है वो ज्यादा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं। इसीलिए हमारा जो रेजिस्टेंस है दैट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन रैंडम कोलिजंस। अब जो ये बाकी 3 चीजें हैं दे आर गुड, है ना, ये आर गुड टू गो, इन पे हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। पहला तो मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है ना। तो मटेरियल के जो हमारा बेसिस है उससे हमें रेजिस्टिविटी पता चलती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, हर कंडक्टर की अलग होती है। इट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कि 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो कंडक्टर होगा, जो होगा कंडक्टर, उसकी रेजिस्टेंस जितनी होगी दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ दैट स्पेसिफिक मटेरियल, ठीक है। तो हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी हमने लैब में टेस्ट करके रखी हुई है, हमारे साइंटिस्ट ने करी हुई है टेस्ट, तो वो हमें उनकी वैल्यूज बताते हैं, उसके हिसाब से हम हिसाब लगा लेते हैं कि हमारी तार या जो भी चीज़ है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। हम हिसाब लगाते हैं किनसे, लेंथ और एरिया से, ठीक है। लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, यानी कि जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाते रहेंगे हमारी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। खुद देखो मैंने तुम्हें ट्रैफिक का एग्जांपल दिया था ना, ट्रैफिक का एग्जांपल दिया था। अब जब ट्रैफिक जो लगा हुआ है वो बहुत लंबे डिस्टेंस में लगा हुआ है, तो खुद ही तुम्हारे जाने में और वो होगी, रुकावट होगी, ज्यादा गाड़ियों में तुम्हें कट मारना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, ज्यादा ठुकना पड़ेगा उसे, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ। दूसरा हमारा एरिया या थिकनेस, एरिया के तो भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा हमारा रेजिस्टेंस कम होता रहेगा। फिर वही एग्जांपल ले लो तुम, है ना, ट्रैफिक वाली रोड का, अगर हमारा एरिया बढ़ जाए उसी रोड का जिस रोड में तुम्हारे मार्केट में ट्रैफिक लगता है, ठीक है, 2 लेन का हाईवे है वो, अगर सपोज वो अगर 6 लेन का हो जाए तो क्या होगा,
भाई ट्रैफिक कम लगेगा, है ना, हम फास्टली जा पाएंगे। वैसे इलेक्ट्रॉन का भी सीन होता है कि जब वो पतली वायर से निकल रहे हैं तो वो ज़्यादा ठुक रहे हैं, बट जब उनको बहुत चौड़ी वायर मिल गई कहीं से भी घूम घाम के कट मार के फुल स्पीड में निकल जाएंगे, है ना, हार्ले से अपनी। सो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और ये रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया को कंबाइन करके हमने एक फॉर्मूला निकाला रेजिस्टेंस का जो हमेशा सही होता है, दैट इज रो एल बाय ए। रो क्या है? रो इज द सिंबल फॉर रेजिस्टिविटी, ठीक है, और एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ये वाले कि एरिया ऑफ आर ओम वायर इज रिड्यूस टू हाफ, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। मतलब एक तार थी, ठीक है, जिसकी लेंथ एल था और एरिया ए था और रेजिस्टेंस आर थी कुछ पहले। अब अगर मैंने इस तार की लेंथ क्या कर दी, सॉरी लेंथ करी क्या करा, एरिया करा। अगर मैंने इसका एरिया आधा कर दिया, सपोज ये है मेरा एरिया, अब मेरा एरिया क्या हो गया, a/2, तो हमारी जो नई रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, चलो देखते हैं। पुरानी वाली रेजिस्टेंस जो थी दैट वाज रो एल बाय ए, है ना, R इक्वल टू रो एल बाय ए, क्योंकि पहले लेंथ एल थी, एरिया ए था और रेजिस्टिविटी तो रो ही थी। अब अगर हम R न्यू करेंगे तो दैट विल इक्वल टू रो एल बाय एरिया की वैल्यू क्या हो गई, a/2, 2 पर गया तो दैट इज 2 रो एल बाय ए, है ना, बिल्कुल सही। बट नहीं, दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही चीज ऑब्जर्व करी यार। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि हमारा एरिया जो होगा वो आधा हो गया, बट क्या सिर्फ एरिया आधा होगा? देखो जितने मटेरियल से वायर बनी हुई है सॉरी, जितने मटेरियल से वायर बनी हुई है, हमें मटेरियल तो पूरा यूज करना है, हमें मटेरियल की कोई वेस्टेज नहीं करनी। अब देखो मटेरियल वेस्ट नहीं करना यानी कि क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट। इन केसेस में ना, इन जो क्वेश्चन है इसमें हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट कराना। अब देखो वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो हम देख लेते हैं पहले वॉल्यूम कितनी थी और दोबारा वॉल्यूम कितनी है, ठीक है। सो वॉल्यूम पहले कितनी थी, वी ओल्ड दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया, ठीक है, एल इनटू ए तो होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब हम वॉल्यूम न्यू करेंगे और हमने ये माना अभी कि लेंथ अगर सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ की जगह एल ही रहेगा और एरिया क्या है, a/2। वॉल्यूम तो आधी हो गई, है ना, वॉल्यूम क्या हो गई, आधी हो गई, बट हमें वॉल्यूम सेम रखनी है। तो अभी हम यहाँ मानेंगे कि जो हमारी लेंथ है दैट इज कुछ एल डैश और एरिया है a/2, और हमें पता है कि जो v वॉल्यूम न्यू है और जो v ओल्ड है दैट आर इक्वल, ठीक है। तो हम l इंटू ए को कर देंगे बराबर एल डैश इंटू a/2। अब ये 2 इधर जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो l डैश की वैल्यू क्या होगी, 2l, यानी कि जो लेंथ है दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस, है ना, डबल हो गई लेंथ। अगर एरिया हाफ हुआ तो लेंथ डबल हो गई, है ना। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा एरिया तो कम हुआ है, लेंथ भी बढ़ी है। तो अब हम रो एल बाय ए में एल की जगह लेंगे 2l और एरिया a/2, तो r 2l बाय ए अपॉन ये 2 भी ऊपर चले गया, तो आंसर क्या आ गया, 4 रो एल बाय ए। रो एल बाय ए क्या था हमारा, ओल्ड रेजिस्टेंस, तो 4r आ गया हमारा आंसर। तो क्या हुआ, अगर हमारा एरिया हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। अब चलो ये तो हमें एक जेनरिक क्वेश्चन आ गया कि जब एरिया कम हो रहा होगा वो सब हो रहा होगा तो हम ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में तुम ऐसे ही करना, ठीक है, बोर्ड में आंसर आएगा तो ऐसे ही करना। बट तुम्हारे आंसर्स को चेक करने के लिए एक ट्रिक है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, इसे तुम तब तक नोट डाउन करो। तो चलो यही क्वेश्चन था ना तुम्हारा, है ना, बस इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी। आर न्यू बताओ, आर ओल्ड आर है और एरिया न्यू क्या है, a/2। अब देखो हमने अभी वो क्वेश्चन सॉल्व करा, अच्छा है, बहुत लंबा टाइम लगा है। हम क्या करेंगे, अब हम एक जेनरिक फॉर्मूला निकाल देंगे जिससे हम ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। देखो हमें पता है ओल्ड लेंथ एल है, ओल्ड एरिया ए है और रेजिस्टेंस रो एल बाई होगा। अब हमारी जो न्यू लेंथ है, सपोज पहले लेंथ के बारे में देखो, हमने अगर n टाइम्स को लेंथ बढ़ा दिया, घटा दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, n टाइम करा है लेंथ को, ठीक है। चलो अब अगर मेरी लेंथ n टाइम्स बढ़ी है तो मेरे जो वॉल्यूम है वो तो सेम होगी। वॉल्यूम ओल्ड क्या है, एरिया इंटू लेंथ। अब देखो नए केस में मेरा एरिया है a डैश, लेंथ मेरी हो गई n टाइम्स इंटू लेंथ, nl हो गई। अब मुझे जो हमारा वॉल्यूम है उसकी वैल्यू a इंटू एल ही चाहिए, a इंटू एल। तो मुझे एरिया न्यू को a बाय n करना पड़ेगा, है ना, तभी तो n से n कैंसिल होगा और a इंटू एल हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, है ना। तो जो मेरी r न्यू होगी वो कितनी होगी, r न्यू जो मेरी न्यू रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू रो इनटू एल
एल वे क्या है हमारा एन टाइम्स एन बाय ए क्या है हमारा ए बाय एन, तो एन ऊपर आ गया, दैट इक्वल टू एन स्क्वायर रो एल बाय ए। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई अगर लेंथ एन टाइम इंक्रीज हुई है, एन टाइम इंक्रीज हुई है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे दे कि लेंथ एन टाइम मेरी डिक्रीज हुई है, एन टाइम्स क्या हुई है डिक्रीज, तो तुम बस इस एन की जगह जो तुम एन ले रहे हो, सपोज 2 टाइम्स डिक्रीज हुई है, 2 टाइम डिक्रीज, तो तुम n को लोगे 1/2 है ना। अगर 3 टाइम डिक्रीज होगी तो n की जगह 1/3 ले लेना। और अगर हमारी इंक्रीज हुई है तो तब तो कुछ नहीं है, इंक्रीज बाय 2 टाइम्स हुई है तो हम सिंपल वाई कर लेंगे यार, क्या n बराबर 2 है ना। चलो अगर डिक्रीज होगी तो उसका रेसिप्रोकल ले लेना। सेम एरिया वाले केस में है, ठीक है। अगर एरिया में हमें करना होगा तो ये भी सेम है, वॉल्यूम पुराना कितना था a इंटू एल, अब मेरा एरिया नया कुछ हो गया n टाइम्स बढ़ गया तो na हो गया, ठीक है na हो गया। अब मुझे वॉल्यूम सेम रखना है तो l को n बाय n करना पड़ेगा, l को करना पड़ेगा n बाय l। सो यहाँ से जो मेरा न्यू रेजिस्टेंस आएगा दैट विल इक्वल टू रो l की जगह l बाय n और एरिया की जगह na, तो क्या हो गया रो l बाय n स्क्वायर a, है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। न्यू एरिया है हमारा a बाय 2, मतलब एरिया हाफ हो गया a बाय 2, इसका मतलब डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है तो मुझे n को रेसिप्रोकल में लेना है n बाय 1/2, ठीक है। और मुझे फॉर्मूला ये वाला लगाना है, तो लगाओ फॉर्मूला r न्यू बराबर r ओल्ड इंटू 1/n²। अब 1/n² की जगह 1/2 ले लो, 1/2। अब ये 2 ऊपर चले गया, 2 स्क्वायर सॉरी, तो ये क्या आ गया 2 स्क्वायर r ओल्ड दैट इक्वल टू 4r ओल्ड, है ना। सिंपल, यही तो हमारा आंसर था, हमने इतना लंबा करा। अब तुम बोलोगे यहाँ पे रो एल बाई ए लिखा है तो ये r ओल्ड कहाँ से आ गया, तो भाई रो एल बाई ए की जगह वैल्यू क्या थी रो एल बाई r ओल्ड, तो r बाय n², यहाँ लिख लो और यहाँ पे क्या लिख लो n² r। सिंपल, यही फॉर्मूला हमें यूज करना है, हम ज्यादा इतना तामझाम नहीं करेंगे जो हमने पिछले करा। 2 फॉर्मूला याद कर लो, n² r और r बाय n², ठीक है। चलो बढ़िया। और यहाँ पे तुम्हें एक और फैक्ट है जिसमें तुम्हें ये इंक्रीज डिक्रीज ये सब का झंझट भी नहीं लेना। तुम्हें पता है अगर लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो भाई सीधे ये लगा लो n² बाय r। और तुम्हें पता है अगर हमारा एरिया बढ़ रहा है तो हमारी लेंथ डिक्रीज होगी, तो बिना देखे तुम ये फॉर्मूला लगा दो r² बाय n। तुम्हें पता है हमारा एरिया कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही होगी, तो ये लगा दो। और तुम्हें पता है कि हमारा लेंथ कम हो रही है तो रेजिस्टेंस भी कम हो रहा होगा, ये लगा लो, है ना। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के भी तुम कर सकते हो, बाकी अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हो। मेरी ट्रिक तो भाई यही थी, ये देख लो तुम। चलो अब आगे हम देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कि हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक सर्किट में कैसे लगा। अब देखो किसी रेजिस्टर को एक सर्किट में लगाने के हमारे पास 2 बेसिक तरीके होते हैं, वन इज सीरीज एंड पैरेलल, और इन सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन से हम बहुत बड़े बड़े सर्किट्स भी बनाते हैं। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक के बाद एक कई रेजिस्टेंस हम लगा लेते हैं, जैसे एक लगाया फिर उसी के बाद दूसरा लगा दिया फिर उसी के बाद तीसरा लगा दिया। तो सीरीज में एक के बाद हम कितने भी रेजिस्टर लगा सकते हैं। पैरेलल मतलब एक साथ, मतलब ये पॉइंट है ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी के अक्रॉस हम बहुत सारे रेजिस्टर लगा देते हैं, है ना, बहुत सारे रेजिस्टर लगा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब किसी 2 पॉइंट्स के बीच में पैरेलली हम बहुत रेजिस्टर लगा रहे हैं। देखो सीरीज का पॉइंट क्या होता है कि सीरीज में करंट सेम होता है, जितने भी रेजिस्टेंस है सब में सेम करंट जाएगा, क्योंकि एक ही तार है, जितना करंट इस तार में आ रहा है वो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। बट पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट यहाँ से आया, आधा यहाँ जाएगा, आधा यहाँ जाएगा, आधा यहाँ जाएगा, है ना। तो करंट क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड होता रहता है, बट जो वोल्टेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सेम रहेगा, क्योंकि पॉइंट ए और बी के बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना। और वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, हमारा 2 पॉइंट्स के बीच में, है ना। वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये पॉइंट ए है, बी है, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वर्क डन होगा वो सेम ही होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है बट वोल्टेज सेम होता है। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इज सेम बट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, क्योंकि अलग अलग पॉइंट के बीच में लगा ना। देखो ये ए बी के बीच में लगा हुआ है, ये बी सी के बीच में लगा हुआ है, और ये सी डी के बीच में लगा हुआ है ना। तो जो वोल्टेज है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो हमारा डिवाइड हो जाता है। यहाँ एक और क्वेश्चन है मेरा कि जो हमारे घर के सर्किट होते हैं
वो सीरीज में लगे रहते हैं या पैरेलल में, मुझे सोच के कमेंट्स में बताना है। इसका आंसर मैं तुम्हें हाउस होल्ड सर्किट में जरूर दूंगा। चलो तो अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आर सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस RN, कितने भी रेजिस्टर लगे हो सबको क्या करना है, सिंपल हमें ऐड करना है, तो हमें उनकी सीरीज कॉम्बिनेशन की वैल्यू मिल जाएगी। पैरेलल में थोड़ा अलग है, पैरेलल में क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, बस जितने भी हमारे हैं तो हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल में करके उन्हें ऐड करते हैं। अगर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए होंगे तो आसान है, क्या है फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब क्या, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिनोमिनेटर में क्या, दोनों का एडिशन। अब अगर n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं हमारे पैरेलल में तो हमारा R इक्विवेलेंट आ जाता है R बाय n। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इन्हें याद रखना। अब इन फॉर्मूलोज का यूज करके हम क्या करेंगे, अपने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, हमें सिंपल R इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का पूरा जो हमारा सर्किट की रेजिस्टेंस होगी वो निकालनी है। चलो अब देखो जब भी ऐसे सर्किट आते हैं ना तो सबसे पहले हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन को हटाना होता है, क्योंकि सीरीज तो आसान है, सिंपल ऐड ही करना है। तो पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को ढूंढेंगे। इसमें देखो करंट यहाँ से निकला, करंट के रास्ते पे चलते रहो, यहाँ आया करंट। अब जैसे ही यहाँ आया, करंट के पास दो रास्ते हैं, ठीक है, चलो दो रास्ते हैं, करंट डिवाइड हो गया, यहाँ से आया यहाँ आया, वापिस आके करंट क्या हो गया, यहाँ पे मिल गया, है ना। तो अब हमें क्या करना है, जहां से करंट निकला, जहां पे डिवाइड हुआ और जहां पे मिला, उन दोनों के उन दो पॉइंट्स के बीच में जितने रेजिस्टेंस लगे हुए होंगे वो दोनों किस में होंगे, दे विल बी इन पैरेलल, और उस पैरेलल को हटा के हमें सीरीज बनाना है। तो इनका R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 R2 यानी 4 × 8 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज 8 + 4, 8 + 4 क्या होता है 12, 4 3 = 12, कितना आ गया 8/3। तो इन दोनों को हटा के हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 8/3, दैट विल बी अवर 8, सॉरी एक रजिस्टर तो बना लो पहले, 8/3। अब देखो इसके बाद तो हमारा पूरा सर्किट सॉल्व ही हो गया, है ना। करंट यहाँ से आ रहा है, इसमें गया पहले, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, मतलब सारे किसमें है, सीरीज में। तो हम सबको क्या कर देंगे, ऐड। सो 1 ओम प्लस R इक्विवेलेंट टोटल कितना हो जाएगा, 1 ओम प्लस 8/3 प्लस 1/3, ये कितना होगा 1 प्लस 9/3, ये होगा 1 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 4 ओम। अब देखो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जरूरत क्या पड़ती है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें पढ़ने में, बताओ हम क्यों पढ़ रहे हैं इतना, हम क्यों इतनी मेहनत करके सॉल्व करें जब हमारे रेजिस्टर अलग अलग लगे हुए हैं। इसका रीजन बहुत सिंपल है, इसका रीजन ये है कि जो हमारा सेल होता है या जो हमारी बैटरी होती है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ढूंढती है। वो बोलती है मेरे पे टोटल लोड कितना पड़ रहा है भाई, मुझे ये बताओ, मैं उस हिसाब से करंट रिलीज कर दूंगी। ये नहीं बोलती वो कि अच्छा तुम यहाँ हो, तुम यहाँ हो, तुम सीरीज में हो, तुम पैरेलल में हो, उसको कुछ नहीं मतलब भाई। वो क्या बोलती है, मुझे टोटल रेजिस्टेंस बताओ, मैं उसके हिसाब से करंट निकाल दूंगी। इसीलिए हमेशा हमें क्या चाहिए होता है, R इक्विवेलेंट चाहिए होता है बैटरी से करंट निकालने के लिए। जैसे इस केस में अगर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है ओम्स लॉ से I बराबर V/R। V कितना है 20, रेजिस्टेंस क्या है 4, 5 4 = 20, तो क्या आंसर आ गया 5 एम्पेयर इज द करंट। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन है ना, लेवल सबके निकलेंगे इसमें, तुम्हारे भी लेवल निकल जाएंगे। बस इसमें एक और चीज कर देते हैं, यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट सेल लगा देते हैं 10 ओम की, और 110 वोल्ट का इसे कर देते हैं, ठीक है। अब तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी पता चल जाएगा, सॉरी कॉम्बिनेशन बोल रहा मैं, कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे क्या है, सेल के साथ एक और रजिस्टर लगा रखे 10 ओम का, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो सेल हमारा बना रहता है, उसमें एनोड कैथोड लिक्विड रहते हैं, केमिकल वेमिकल रहते हैं, उनके अंदर भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो जो वो रेजिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस सेल की वो 10 ओम है। अब देखो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो पूरे सर्किट की रेजिस्टर के साथ हमेशा सीरीज में लगी रहती है। देखो ये सारे रेजिस्टर लगे हुए हैं, जैसे भी कॉम्बिनेशन देखी जाएगी, यहाँ पे आके ये क्या करी, सीरीज में लग गई इस सर्किट के साथ। तो हमारी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन रखती है। पहले हम इन सब का R इक्विवेलेंट निकाल देंगे, फिर उसमें हम ये 10 ओम सीरीज में ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो तो R ओम निकालता है, इसमें हमें बेसिकली अमीटर की रीडिंग निकालनी है, वोल्टमीटर की रीडिंग निकालनी है। अब देखो अमीटर मतलब करंट निकालने के लिए हमें ऑब्वियसली टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तभी तो हमारी बैटरी करंट निकालेगी। और वोल्टमीटर निकालने के लिए, वोल्टेज निकालने के लिए हमें करंट की वैल्यू चाहिए होती है ना, ओम्स तो तभी तो लगा पाएंगे V = IR से। तो पहले हम इसका क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो करंट यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ के टूट गया और यहाँ के जुड़ गया, मतलब ये दो पॉइंट्स के बीच में जो हमारे रेजिस्टर लगे हुए वो पैरेलल में लगे हुए हैं। कितने लगे हुए, 1 2 3, क्या सबकी वैल्यू सेम है, हाँ सेम है। तो जब सबकी वैल्यू सेम होती है तो R इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल में,
दैट इज R बाय N। तो यहाँ R इक्विवेलेंट क्या होगा, R बाय N। R कितने कितने गए, 90, कितनी वैल्यू 3, तो 3 3 जा 9 और 30 ओम का लगा दो। तो इसे हटा के यहाँ 30 ओम का रेजिस्टर लगा दो। अब शायद ये सर्किट भी सॉल्व हो गया है ना, कितना है 30 ओम है ना। और हमें यार अमीटर रीडिंग तो यही बतानी थी, तो चलो हम सर्किट दोबारा बना देंगे, इसको दोबारा ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, दोबारा हम इसे ड्रॉ कर देंगे है ना। चलो तो ये 50 ओम, ये 30 ओम और ये 20 ओम किसमें है, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 50 30 और 20 और 10, 110 ओम हमारे टोटल रेजिस्टेंस हो गई। करंट इन द सर्किट क्या होगा, I बराबर V बाय R। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 110 और रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 110, तो 110 बाय 110 बराबर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, बट हमें क्या बताना है, अमीटर ए की रीडिंग और वोल्टमीटर बी की रीडिंग। अमीटर ए तो मैंने अभी निकाल ही दिया, अभी उसे बनाऊंगा, पहले वोल्टमीटर बी की रीडिंग देख लेते हैं, ठीक है। वोल्टमीटर बी यहाँ पे लगा हुआ है और वोल्टेज हमारा बताता है वोल्टमीटर। अब वोल्टेज निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा V इक्वल टू IR। I की वैल्यू 1 है, तो V बराबर I की वैल्यू 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 20, तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या आ जाएगी 20 वोल्ट। तो ये तो पता चल गया हमें कि 20 वोल्ट है। अब अमीटर ए की रीडिंग निकालने के लिए मैं यहाँ पे और रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूँ दोबारा, 90 और 90 और हमें यह पता है इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे 30 था, ठीक है, 30 एम्पियर यहाँ पे इक्विवेलेंट था। तो जितना इसका इक्विवेलेंट के अक्रॉस हमारा वोल्टेज होगा उतना इन तीनों के अक्रॉस भी होगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V बराबर IR। करंट इन द सर्किट 1 एम्पियर है, तो 1 इंटू रेजिस्टेंस 30। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना है 30 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, 30 वोल्ट का, कितने का 30 वोल्ट का, ठीक है, 30 वोल्ट का रेजिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एक अमीटर लगा हुआ था उसकी रीडिंग तो निकाल देते हैं, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस पता है, I की वैल्यू क्या होगी, I बराबर V बाय R। वोल्टेज कितना है 30 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 90, तो क्या आ गया आंसर 1/3 एम्पियर। दैट इज द रीडिंग ऑफ दिस अमीटर। ऐसे ही करके हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत सिंपल होते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। आई होप इतना काफी होगा तुम्हें आने रिवीजन के लिए। अगर तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं तो भाई मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो आएगी कल, वो देख लेना, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो अभी के लिए इतना काफी है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पावर एनर्जी के वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर बेसिकली क्या होता है, देखो लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, सिंपल सा छोटा सा, इससे बस एक क्वेश्चन मुश्किल सा आएगा, ऐसे भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है कि हमारा कोई भी बल्ब दे रखा होगा, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं, VIT, I2RT एंड V2T/R। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, एक सेकंड में या एक यूनिट टाइम में हमारा अप्लायंस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, उसे पावर बोलते हैं। दैट इज VI, I2R और V2/R। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर या वाट आवर, है ना। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी, यूनिट ऑफ पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। तो किलोवाट पावर की यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय आवर टाइम की यूनिट है, वाट पावर की यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय आर किसकी यूनिट है, हमारी टाइम की। तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर मतलब जब 1 किलोवाट का अप्लायंस हमारा चलेगा 1 घंटे के लिए, तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी दैट इज 1 किलोवाट आवर, है ना। अब इससे क्वेश्चन क्या आते हैं, हमें ना पावर और वोल्टेज रेटिंग दे रखी होती है अप्लायंस की, है ना, और उससे हमें ये पूछ लेंगे कि करंट कितना हो रहा है, करंट इन सर्किट, है ना, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कितना है, या हमें सेफ करंट पूछ लेंगे। तो हम ये दोनों चीजें निकालते हैं, ठीक है। पहले तो हम निकालेंगे करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट के लिए हमें क्या लगाना है, ओम्स लॉ, I होता है V/R। अब हमें यहाँ पे R तो पता नहीं है, हमें क्या पता है, V पता है एंड हमें P पता है ना। वोल्टेज रेटेड और पावर रेटिंग हमें पता है, दोनों रेटिंग वाली, ठीक है। क्या हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है जो हमारी पावर और वोल्टेज का यूज करके रेजिस्टेंस बता दे, हाँ है। हमें पता है P = V²/R होता है, यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल देंगे, V²/P लगाते हैं। चलो R बराबर V²/P। V² कितना है, V कितना है 100, तो 100 × 100 बाय पावर कितनी है 500 वाट का है। अब इसे कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0, क्या आ गया आंसर 20 ओम। तो हमें पता चल गया इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 20 ओम। अब हमें इस सर्किट में अगर इसका करंट निकालना है तो हम ओम्स लॉ लगा देंगे, I बराबर V/R। वोल्टेज कितनी है 40 वोल्ट और करंट कितना है, सॉरी
रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, तो कितना आ गया 2 एम्पेयर का करंट अभी इसमें चल रहा है, ठीक है 2 एम्पेयर चल रहा है। अब सेफ करंट निकालते हैं। देखो सेफ करंट में हमें जो वोल्टेज रेटिंग दी होती है 100 वोल्ट जैसे इसमें दे रखा है, हमें ये यूज करना है। इसका मतलब क्या है कि 100 वोल्ट तक अगर तुम उसको चलाओगे तो उसमें जो करंट होगा उससे वो डिवाइस खराब नहीं होगा, ठीक है। उससे ज्यादा करंट आ गया तो डिवाइस खराब हो जाएगा। तो देखते हैं अभी हमारा इसका सेफ करंट है कितना। सेफ करंट निकालने के लिए हम करते हैं मेहनत। अब हमें इस बार वोल्टेज करंट तो I इक्वल टू वी बाई आर से निकलेगा, बट इस बार जो वोल्टेज होगी वो हमारी रेटेड वोल्टेज होगी, यानी कि जिस वोल्टेज में अप्लायंस टेस्ट होगा किसमें हो रखा है 100 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितनी है इसकी 20, तो 0 से 0 5 2 2 5 10, तो कितना आ गया यहाँ पे आंसर 5 एम्पेयर। तो इसका सेफ करंट है हमारा 5 एम्पेयर। अभी तो हम इसमें 2 एम्पेयर ही दे रहे हैं, तो अभी हमारा सर्किट बिल्कुल सेम है, अप्लायंस बिल्कुल सेम है। तो दैट्स इनफ फॉर दिस चैप्टर। एक टॉपिक और है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, उसकी सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना, वो मैं तुम्हें उसमें डाल दूंगा क्या है नोट्स में। और तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।